क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं नेक्स्ट है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले मैं इसका फिगर बना लूं। एक सर्किल है, ये कोई सर्किल है, इसको देखिए। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई बिंदु है Q, यहां मैं कोई बिंदु ले लेता हूं Q, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई को दे रखी है। इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमको दी हुई है। यहां से वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा आप जानते हैं, यहां लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल स्पर्श करती है, एक बिंदु पे और आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तथा Q की केंद्र से दूरी, यहां पर केंद्र है, केंद्र है, माना O इसका सेंटर है, यहां से दूरी बिंदु Q की केंद्र से दूरी, ठीक है। बिंदु Q की केंद्र से दूरी का दे रखा है। ये कितना है? बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है आपके पास, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको इससे मिला देता हूं, यहां से यहां मिला देता, ये ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। माना इस पॉइंट को P लूं, ठीक, तो OP क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। इसकी वैल्यू चाहिए, इस OP का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए। वृत्त के केंद्र से इस Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस सिद्धांत को आपको याद रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको आप याद रखिए। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 है, तो इस सामने का भुजा हो जाएगी कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो यहां पर आप सब लैंग्वेज में लिख लेता हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख लेता हूं मैं OPQ। OPQ में क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, मतलब एक कर्ण, ये 90 डिग्री तो कर्ण बन गया। कर्ण का वर्ग OQ स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। QO स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। QP स्क्वायर प्लस कितना? OP स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। और कर्ण कैसे मालूम चलेगा? 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, हमारे पास OQ कितना है? OQ ये लंबाई है तो 25 है, 25 का वर्ग बराबर QP
QP है 24, 24 का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ठीक है, अब OP वर्ग निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, OP वर्ग बराबर यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, यहाँ जाके माइनस हो गया। तो OP स्क्वायर बराबर, अब एक तरीका ये है 25 का वर्ग 625 24 का वर्ग करके घटा लीजिए, या मैं इसको सरल करने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों घट जाएंगे। जिस भी तरीके से आप चाहें करें। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और 25 माइनस 24 1 की गुणा करके ये आ जाएगा। तो OP बराबर 49, तो OP कितना हो गया 49 का वर्गमूल हो गया 7 हो गया बच्चों। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी, ये होगी 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग चाहिए। ये बारंबारता बंटन है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता निकाल देंगे। यदि माध्यक वर्ग हमको चाहिए इसके लिए संचयी बारंबारता चाहिए। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी। पहले बारंबारता सीधी यहीं आ जाती है और 15 और 10 जुड़ जाते हैं 25 में 12 जोड़ दीजिए तो 37 में 20 जोड़ दीजिए तो 57 और 57 में 9 जोड़ दीजिए, ये हो गया 66। ठीक है, अब इसका प्लस करिए, 9 और 2 11 5 16 तो 6 1 3 3 4 5 1 6, तो ये अभी आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं n, ये है n, बारंबारताओं का योग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो n बराबर बच्चों में 66 हो गया। तो n/2 निकाला जाता है। n/2 मतलब इसका आधा कर लीजिए, 66/2 कितना हो गया 33। अब इस संचयी बारंबारता में 33 देखना है। 33 कितना हुआ, कहाँ पर हुआ, देखो 10 है, 25 है, ये 37 है, 33 तो कहीं है नहीं, तो 25 तो कम हो जाएगा, उसके अगला वाला देखेंगे। 33 नहीं है तो इसको देखेंगे और इसकी सीट में आ जाएंगे ऐसे, ये 37 की सीट में, क्योंकि 33 है नहीं तो 25 देंगे नहीं, उसके अगला देखेंगे ये, तो इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग। आए समझ में? इसका नाम क्या है, माध्यक वर्ग, इसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग। मीडियम क्लास माध्यक वर्ग आ जाएगा कितना, 10 से 15, ये आ गया माध्यक वर्ग। ठीक है, इस रूप में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते आइए। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि tan a plus b is equal to square root of 3, tan a minus b is equal to 1 over square root of 3, ये कंडीशन दे रखी है। 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, a और b का मान क्या है, मतलब a plus b दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उसका मान 90 या 90 से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और कोण a कोण b से बड़ा। a इज ग्रेटर देन क्या है, b है ना, a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ, a का मान b से बड़ा। अब ये a और b का मान ज्ञात कीजिए, ना तो a और b का मान यहाँ ज्ञात है नहीं, यहाँ ये निकालना है दोस्तों।
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan, हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan का मान स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होता है? tan 60 इज इक्वल टू tan 60, यस, tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। sin 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और cos 60 होता है 1/2, 3 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये tan 60 का मान है, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन बाई मतलब साइन 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। साइन बाई cos tan होता है, तो साइन 60 वर्गमूल 3 बटे 2, cos 60 डिग्री कितना 1/2, ये 2 पर जाके कट जाएगा, वर्गमूल 3, ये हो गया tan 60। अब tan यहाँ पे tan यहाँ पे हटा दीजिए, इसका मतलब हुआ a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आ गया डियर स्टूडेंट। a प्लस b आपका कितना हो गया, 60 डिग्रीज आ गया। अब दूसरी इक्वेशन देखो, tan a माइनस b कितना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। tan a माइनस b कितना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आप जानते हैं साइन 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसकी गुणा इसके साथ होती है, इसकी गुणा हो जाती है 1 × 2/2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे कर दिया तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है tan कितने का होता है, tan a माइनस b इज इक्वल टू ये होता है tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan यहाँ से हटा दीजिए, तो इसका मतलब हुआ a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हुआ स्टूडेंट्स a माइनस b का मान 30 होगा। अब एक बार 2 समीकरण आ गई, इन समीकरणों को हल करना है, ठीक है ना। a और b का मान निकालना है इन 2 समीकरणों से। तो मेरे पास 2 समीकरण हो गई, कौन कौन, कि a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन 2 समीकरणों से a और b के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो समीकरण हल करना आप जानते हैं, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ूंगा तो प्लस b और माइनस b से कट जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ जोड़ने पर, एडिंग, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्लस b माइनस b से कट जाए, a और a जोड़ेंगे तो 2a बराबर 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2, ये हो गया 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब a का मान समीकरण एक तरफ दो, a का मान समीकरण एक में रखने पर कितना हो जाएगा, ये a का मान रख लीजिए 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान 45 यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर ये 45 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, या प्लस है ना, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया b इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। तो हमारे पास a और b का मान कुछ और होगा, तो कोण a निकल गया 45 डिग्री।
और कोण भी निकल दिया गया। कितना 15 डिग्री। बस यही हमसे पूछा गया था कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो ए का मान बी से बड़ा, बिल्कुल ए बड़ा है बी छोटा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 45 प्लस 15 कितना हुआ 60, तो इसका मान 90 से कम है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपकी जो दिया हुआ था वो भी सही कंडीशन होगी। अब चलो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब आपके प्रारंभ हो रहे हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करें। जब भी रैखिक शब्द बोलेगा इसका मतलब चरों की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ घात दिख रही तो 1 है, 1 है, 1 घात है, 1 पावर है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण होती है। तो देखो इसको 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे होगा, 2 और 3 का लॉगरिथम ले लीजिए एलसीएम, तो 2 और 3 का लॉगरिथम हो गया 6, 2 का घात 6 ले लीजिए, 2 3 6 3 आ गया, 3 गुणा 3 9x माइनस 3 का भाग 2 में 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 के गुणा 5 में 10 y बराबर -2 और इसके गुणा यहाँ कर लीजिए 9x, कैपिटल एक्स है तो कैपिटल ही लिखता हूँ 9x। क्वेश्चन में जिस रूप में दिया हुआ है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, या इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2, तो इसी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैंने सिंप्लीफाई करके सरल कर दिया, तो इसको आप समीकरण लिख दीजिए 3। ठीक है दोस्तों, अब चलो अब इसको मैं पहले हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का लॉगरिथम कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 के गुणा x में 2x प्लस 2 3 6, 2 का भाग 6 में 2 3 6, 3y बराबर 13/6। 6 के गुणा हो जाएंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6, 6 गुणा में यहाँ जाएगा जो है इससे कट ये, तो मेरे पास आ गया अब क्या इक्वेशन बन गई यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को भी चेंज कर दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इन इक्वेशंस को मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करके x y के मान निकालना है। ठीक है, अब देखो 9x ये है 2x, ये है -10y, ये है +3y। तो किसी एक को बराबर कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा कि 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3rd है ना। तो विलोपन विधि से हल करता हूँ, किसी एक को हटा देता हूँ x या y, ऐसा कर लेता हूँ कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 10 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो गया और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 30 हो जाएगा। यहाँ पे देता हूँ समीकरण 4 में 10 से व 3 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, अब देखो
समीकरण 4 में किससे गुणा किया 10 से, तो इसमें भी होगा 10 से, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 10 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20x, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा बस 30y, 10 से गुणा करेंगे तो 130, और इसमें क्या है मैंने 3 से, तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27x, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो -30y, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो -36। अब दोनों को जोड़ देगा, लिख देना है जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देता हूँ तो +30y और -30y कट जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया भाई, या तो x को बराबर करो या y को, तो y को मुझे ज़्यादा आसान लगा क्योंकि प्लस और एक माइनस हो जाए, कट जाएगा, दोनों कट गए, इन दोनों का प्लस करेंगे 7, 47x बराबर माइनस है 10 में 6 गया 4, 12 में 3 गया 9, ठीक है। तो x बराबर 94/47, 47 गुणे होते हैं 94, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x का मान निकल गया 2, तो x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे करते हैं तो देखिए x बराबर 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, यह है समीकरण 3, 9 × x की जगह रख लीजिए 2 -10y = -12, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 -10y = -12, एक प्लस 18 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो -10y = -12 प्लस में जाके माइनस हो जाएगा -18, ठीक है। तो -10y देखो -12 और -18 -30, तो y बराबर -30/-10, माइनस का प्लस 10 के यहाँ 20, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 3, तो x का मान 2 है और y का मान कितना निकल गया 3, तो यही मान हमको चाहिए थे, x और y का मान बच्चों निकालना था, x बराबर 2 y बराबर 3। तो समीकरणों में एक फायदा ये है कि ये आप आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रश्न सही है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर, जैसे मेरे पास समीकरण नंबर 1 था ना, समीकरण 1 आप देखो, मैं उत्तर की जांच कर रहा हूं अपने संतुष्टि के लिए कि मेरा प्रश्न सही है कि नहीं। पहला समीकरण था 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 चाहिए, तो 3 × x की वैल्यू रख लीजिए, x बराबर 2 है, 2/2 -5 गुणा y का मान कर लीजिए, y 3 है, 3/3 इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो 3 - 5 कितना होगा -2, इसका मतलब सही है। दूसरी इक्वेशन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3/2 दूसरी इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है x/3, x की जगह क्या है 2, तो 2y3 + y3/2 कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 9, ये हो गया 13/6। तो बाएं पक्ष हल क्या, दाएं पक्ष हल, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। रब ने थोड़ा देख लेना चाहिए कि समीकरणों का हल सही आया कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों आपके पास बोर्ड में आता है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय है, वर्गमूल 7 अपरिमेय, सिद्ध करने के लिए आ जाता है कोई ना कोई। तो इसका तरीका आपको एग्जैक्ट तरीका है, एक ही तरीका है
और वही तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, सिद्ध करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे करेंगे, विरोधाभास नियम लगाएंगे। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, मैं मान लेता हूं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, मान ठीक है, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। मैंने माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि वर्गमूल 5 बराबर क्या लिख दूंगा, p/q, जहां p व q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, p व q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, जिस संख्या को p/q के रूप में रख सके, जहां p और q पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं, परिमेय संख्या कहलाती है। तो माना ये वर्गमूल 5 परिमेय है, तो उसको मैं p/q के रूप में रखूंगा तथा एक चीज और होती है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, इसकी सटीक लैंग्वेज आपको तैयार कर देना है, एक है। भाई जब आप p/q के फॉर्म में रखेंगे, जैसे मानो 2/3 है, 2/3 परिमेय संख्या है, तो इनका गुणनखंड क्या लिखेंगे आप, 1/2/a/3, तो कॉमन क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड का एक, ये तो परिमेय संख्या की विशेषता है। तो यहां लिख दिया मैंने। अब क्या है बच्चों, मेरे पास है समीकरण नंबर 1 मैंने लिख दिया, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, इधर वर्ग इधर वर्ग, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होगा, ये हो जाता है 5, स्क्वायर रूट हट जाता है, ये 5 बराबर ये हो जाएगा p²/q², इसका मतलब होगा p² बराबर 5q², 5q² बराबर p²। इसका मतलब क्या हुआ कि p² का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि p² को हमने क्या कहा, p² को 5 × q² के रूप में रख दिया बच्चों, तो एक गुणनखंड क्या हो गया इसका, ठीक है, 5, मतलब दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि 5 गुना है ना, एक गुणनखंड 5 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 का भाग p² में जाता है, इसका मतलब p² 5 से विभाजित है, गुणनखंड का मतलब विभाजित है, p² 5 से विभाजित है। अब p² यदि 5 से विभाजित है तो एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि यदि p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित है। कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी, ये प्रमेय है बच्चों, ये आपको तैयार कर लेना है। p² 5 से विभाजित है, इसका मतलब p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये नियम है, ठीक है बच्चों, p 5 से विभाजित है। यदि p 5 से विभाजित होगा तो मैं p को किस रूप में लिखूंगा, 5n के रूप में लिख दूंगा,
5 से विभाजित है, मतलब p बराबर 5n। ठीक है, अब मैं यहाँ रख लेता हूँ उसको, समीकरण नंबर 1 2 3, इसमें मैं p बराबर 5n रखता हूँ। समीकरण 2 में p बराबर 5n रखने पर तो क्या हो जाएगा, p 5n, तो 5n का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो 5n का स्क्वायर क्या होगा, 5n इंटू 5n, तो 5 25 और n का स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 का भाग यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर। इस समीकरण में 5 से भाग दिया, यहाँ q स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बचा 5 × 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ q स्क्वायर बराबर 5 × n स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, नहीं भाई 5 का भाग दूंगा तो विभाजित हो जाएगा, क्योंकि q स्क्वायर क्या लिखा 5 × n स्क्वायर, तो q स्क्वायर में 5 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब q स्क्वायर में 5 से भाग जाएगा, तो q भी 5 से विभाजित। अब देखो यहाँ पर क्या हो गई बात, यहाँ पर एक दो बातें आ गई हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ q 5 से विभाजित है, और यहाँ कह रहा हूँ p 5 से विभाजित है। p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, जबकि हमने क्या मान रखा है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है। तो ये गलत हो गया ना व्यवस्थित, ठीक है ना। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है, ठीक है, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, हमने कहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना। तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और यहाँ क्या आ गया p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ 5 आ गया। तो ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इस कारण हुआ, ठीक है, ये बात गलत इसलिए हुई कि हमने क्या माना था, हमने यह विरोधाभास जो आया है, हमने कहा शुरू में हमने कहा कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और अब आ गया 5 भी है। तो ये एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास क्यों आया, या मैं लिख लेता हूँ, यह विरोधाभास इसलिए आया, क्यों आया होगा, यह विरोधाभास इसलिए आया कि हमने परमूल 5 को परिमेय संख्या माना, इसलिए तो वही गड़बड़ जो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसलिए आया कि हमने शुरू में ही गलत मान दिया कि वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी गलती के कारण लास्ट में ये गलत टाइप का उत्तर आ गया ना, कि हमने क्या माना, यह विरोधाभास इसलिए आया कि हमने वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब ये गलत रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 एक और परिमेय संख्या है,
ठीक है बच्चों, बस इस रूप में आपने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। तो जो भी आएगा वर्गमूल 2 आएगा, वर्गमूल 3 आएगा, वर्गमूल 5 आएगा, वर्गमूल 7 आ गया, तरीका ये, ठीक है। चलिए